हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस प्रमेश में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो अपना पहला लेक्चर हुआ था प्रीवियस की पॉलिटी को कैसे पढ़ना है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के लिए, उसका एक्सटेंशन है आज का लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सभी एनसीईआरटीज को कैसे कवर करना है उसका अप्रोच डिस्कस किया था, है ना। एनसीईआरटीज को पढ़ना सीख लिया था। आज क्या करेंगे, जो इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ना सीखेंगे। उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम लोकेंद्र जांगिड़ है, मैं यूपीएससी एजुकेटर हूँ। यूपीएससी के लिए यूपीएससी के एग्जाम्स हैं आईएएस के लिए, उनके लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और बस इतना ही। अब देखो, हाँ, इस लेक्चर के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट है क्या। एक तो आप ये काम करो, वैसे तो ये लेक्चर इंडिपेंडेंटली अपने आप में ऑपरेट होएगा, लेकिन हो सके तो ये लिंक आपको दिया है यहाँ पे, इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, है ना। वीडियो खत्म होने के बाद में देख भी सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन रहता है ना यूट्यूब पे, वहाँ पर ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लेना, है ना। एक बार इस वीडियो को भी देख लेना, जिससे कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरी पॉलिटी को लेके। दूसरी चीज़, पानी वानी पी के बैठना है। पानी पी के एकदम तसल्ली से बैठना है और एंड तक वीडियो में बने रहना है कंसंट्रेशन के साथ में। तभी समझ पाएंगे कि हम लक्ष्मीकांत वाली बुक को कैसे पढ़ें कि अच्छे से समझ में आए और कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी ले पाएँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू बिकम एफिशिएंट इनफ, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, लक्ष्मीकांत क्या है, इंडियन पॉलिटी को बताती है ना। इंडियन पॉलिटी क्या है, वे ऑफ गवर्नेंस, है ना। जिस तरह से कंट्री को रन किया जाएगा, किस प्रिंसिपल पे रन किया जाएगा कंट्री को। देखो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बोला था कि देश के अंदर डेमोक्रेसी लेके आनी है, तभी हर एक इंडिविजुअल की सारी एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर पाएंगे। इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस क्या होती हैं भाई, हैप्पीनेस। हर इंसान को हैप्पीनेस चाहिए, है ना। तो बस अंग्रेजों की वजह से, गुलामी की वजह से, कॉलोनियलिटी की वजह से, कॉलोनी जब इंडिया बना हुआ था तो इंसान को हैप्पीनेस नहीं थी। कैसे भाई, ना तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस की भावना थी, ना वो कॉम्पिटेंट था, है ना उसकी ऑटोनॉमी थी, ना उसके अंदर स्वायत्तता थी अपनी डिसीजंस ले पाए, और ना उस देश के अंदर रिलेटेडनेस थी, झगड़े होते रहते थे ना। तो इन सब चीज़ों को डेवलप करना है। और ये कैसे डेवलप होएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के थ्रू। डेमोक्रेसी क्या होती है, अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग द मेंबर्स, है ना, ऑफ अ सोसाइटी। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, और उसके लिए सोसाइटी के अंदर पेशेंस होना चाहिए और सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, बस इन सब चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है अपने को। एनसीईआरटी हमने पढ़ी ली थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में क्या पढ़ना सीखना है कि एम लक्ष्मीकांत वाली बुक को कैसे पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ेंगे। देखो, प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, बिल्कुल सही बात है। प्रियम्बल को कैसे पढ़ना था पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 के अंदर। फिर से बता देता हूँ कि भाई देखो, इसके अंदर ये बताया गया है कि किन वैल्यूज पे अपने को काम करना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन वैल्यूज पे काम करना है, जिससे कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, हैप्पीनेस आए लोगों के अंदर, कॉम्पिटेंस आए, ऑटोनॉमी आए, रिलेटेडनेस आए। ये सब चीजें आएंगी, देश का भला हो जाएगा। इसीलिए हमारे फोर फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बस इतना कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, आगे बढ़ना है। स्टार्ट कर देते हैं, है ना, लेके प्रभु का नाम स्टार्ट कर देते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ते कैसे हैं, देखो। सबसे पहले ये लक्ष्मीकांत की बुक है ना, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो किताब है इसमें दिया क्या हुआ है। तो देखो, इस किताब के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज आई तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया हुआ है। बैकग्राउंड बनेगा तभी तो फोरग्राउंड बनेगा, तभी तो चीजों को प्रॉपरली समझा पाएंगे। भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो उसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा ना। खाना ढंग से नहीं खाया था, तभी तो इलाज कर पाएंगे कि भाई ये फला फला दवाई दे दो तो इसका काम हो जाएगा। अब भाई कई बार पेट में दर्द हो जाता है बातें छुपाने से भी, है ना, पेट में बातें पचती नहीं है, उसका क्या इलाज, कई चीजें लाइलाज होती हैं, तो ऐसी भी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए गए, कुछ बदलाव किए गए समय के हिसाब से, क्योंकि देखो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो प्रोविजनल है ना। हार्ड एंड फास्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और परिवर्तन संसार का नियम है।
परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होगा कैसे, वो अमेंडमेंट करके होगा, तो उन चीजों के बारे में समझाया हुआ है। और साथ में बैकग्राउंड के साथ लिंक करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का भी थोड़ा 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 हिसाब किताब बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी संविधान बना था ना, तो एक एक आर्टिकल, एक एक क्लॉज जो बना था ना, उस पर भयंकर लेवल पे डिस्कशंस हुए थे। उन सभी डिस्कशन से ही तो आउटकम निकला कि भाई मैं इसको सही मानता हूँ, इसको गलत मानता हूँ, तो मैं ये बात रखता हूँ अपने हिसाब से। तो फिर सर्वसम्मति से जो बात चली, जो सबको लगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया। तो उस डिबेट्स का भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, साथ में बड़े बड़े लोगों ने भी कुछ कुछ कमेंट्री दी है इन सब चीज़ों पे, उनको भी समझाया गया है। ये सब चीज़ें लक्ष्मीकांत वाली बुक में आपको प्रॉपरली मिलेंगी। लेकिन मोटी बुक है, बल्कि किताब है ना, अच्छी खासी किताब है, इतनी मोटी किताब है, कैसे पढ़ेंगे? बहुत ज़्यादा फैक्ट है, उसको इंटरेस्टिंग बना के कैसे पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर लगभग लगभग 15 क्वेश्चन, प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी में 100 में से लगभग 15 क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं। मेंस के अंदर 50 से 60 नंबर 250 में से, है ना, 50 to 60 मार्क्स के, उसे ज़्यादा ही भले। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो गई और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो वो सब वहाँ से कवर होते हैं। तो कैसे इसको कवर करें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर पाएँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटकम ले पाएँ? काफ़ी हो गई, काफ़ी बोलते हुए मेरे को समय हो गया, तो हल्का सा पानी पी लेता हूँ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जल ही जीवन है, और लॉकडाउन का समय चल रहा है, आगे देखते हैं। देखो लक्ष्मीकांत के अंदर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट वन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बताया हुआ है। इसमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं, संविधान क्या है अपने आप में, रूल बुक है ना कंट्री की। तो रूल एक दिन में तो बनता नहीं है, रूल क्या है, इवॉल्व होता है ना, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है इवॉल्व होना। और इवॉल्व कैसे होता है? टाइम एंड रिक्वायरमेंट के साथ में, है ना। देखो भाई, मेरे को नमक खाने का बहुत शौक था, मैं बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाता था, मुझे चीनी खाने का बहुत शौक था, फाके मारता था, चम्मच भर भर के चीनी खाता था, और सब कहते थे चीनी बहुत अच्छी है। लेकिन टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, मेरे को चीनी खाना बंद करना पड़ा। क्यों? मेरी तबीयत डिटीरियोरेट हुई, मैंने चीनी का इनटेक लेना कम किया, डायबिटीज का पेशेंट हो गया, तो इवॉल्व किया ना, तो नए रूल बने, फिर मैंने चीनी की बजाय दूसरी जैसी चीजें खाना स्टार्ट किया। उसी तरह से देश भी बदलता गया, रिक्वायरमेंट भी बदलता गई, तो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवॉल्व हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व किस तरह से हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया, एक असेंबली तैयार की गई, बिल्कुल संविधान को बना दिया। अब संविधान के कुछ फीचर्स भी तो होंगे, कुछ तो फीचर होंगे कि संविधान कैसा है। मेरे फीचर्स हैं, मैं बड़ा बहुत सुंदर दिखता हूँ, इतना सुंदर देखता हूँ कि सब मदमस्त हो जाते हैं देख के, तो मेरे फीचर्स हैं। पढ़ाता तो ऐसा ही हूँ, मतलब पता नहीं पागल ही हो जाएंगे सब लोग, ये मेरे फीचर्स हैं। उसी तरह से हमारा संविधान बहुत अच्छा है, इसमें वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। तो कुछ कुछ फीचर्स है ना, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, इसके फीचर्स हैं। जैसे मेरे फीचर्स है ना, मजाक कर रहा हूँ, ये जस्ट जोक था, क्या है मेरे फीचर्स, कुछ भी नहीं है एवं ही। तो सबके फीचर्स हैं अपने अपने, तो बस इन फीचर्स को समझाया गया। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट हो गया, इसकी प्रियम्बल क्या है ना, प्रस्तावना, जो अभी अभी हमने डिस्कस की थी हल्की सी, इसको प्रॉपरली समझाया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देखो हमारा जो देश है वो किससे मिलके बना है, उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है ना, तो उसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से पूरा संविधान बताया गया है। तो आप एक काम करना, एक बार पॉज कर करके देख लेना। पार्ट वन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताया हुआ है, पार्ट टू के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब बताए गए हैं। इनको एक एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन कब करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, किन टॉपिक्स को साथ में पढ़ना है उस हिसाब से। अभी तो जस्ट ये देख ही रहे हैं। पार्ट थ्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब किताब बताया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आएगा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर, अपनी विधानसभा होती है ना, और उसके बाद में हाई कोर्ट, ये सब चलेगा। बहुत बढ़िया। आगे लोकल गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान में 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 चरणों में गवर्नमेंट चलती है। कैसा? एक तो सेंटर पे, एक स्टेट पे, और एक लोकल गवर्नमेंट। देखो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी ना,
हमारे संविधान में। डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो तीन तरीके से संवैधानिक गवर्नमेंट है, संवैधानिक गवर्नमेंट होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। सरपंच के चुनाव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको संविधान का दर्जा मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, राइट्स मिले हुए हैं इनको, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो उनके बारे में पढ़ना। फिर देखो, जैसे एक घर के अंदर सारे बच्चे बराबर नहीं होते ना, तो कोई बेचारा कमजोर होता है, कोई होशियार होता है, तो बेचारा जो कमजोर होता है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वैसे ही हमारे कंट्री के अंदर कुछ स्पेशल एरियाज भी हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो उस तरह की चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा डेमोक्रेसी को वर्क करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, अपने पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, अलग अलग कमीशंस बने हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं जिनको संविधान का दर्जा नहीं है लेकिन वो इंस्टीट्यूशन से बड़े काम के हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस भी देखेंगे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, लैंग्वेज का हिसाब किताब क्या है, अलग अलग पब्लिक सर्विसेज, आप भी कल को आईएएस बनने वाले हो, वो सब चीज़ें, ट्राइब्यूनल्स वगैरह, ये सब चीज़ें। बहुत बढ़िया। और लास्ट में क्या करेंगे, पॉलिटिकल डायनेमिक्स। लास्ट से और लास्ट से थोड़ा सा पहले क्या, पॉलिटिकल, देखो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, और डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन, और डेमोक्रेसी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होती है। और जब गवर्नमेंट बनाने की बात आए ना, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे हो, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी वाला हिसाब किताब चलाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टी वाला हिसाब किताब चलाने के लिए पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कैसे होते हैं, पार्टीज कैसे बनती हैं, वो सब चीजें बताई गई हैं। और उसके बाद में एक नेशनल कमीशन बैठाया गया था, उसमें यह बोला गया था कि हमारा संविधान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी फाइंडिंग्स को पढ़ना है। ये सब करने के बाद में एक चीज और देखेंगे, क्या, एक चीज, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ठीक है, इसको अमेंड कैसे करें, किया भी तो जा सकता है ना, ये चीज देखेंगे। इतना हमने यहां तक देख लिया। अब क्या करते हैं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 465 आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ, 465 आर्टिकल्स हैं, वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यूनियन, मतलब हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो संघ है वो, और उसकी टेरिटरी, उसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के जो रूल्स होते हैं ना, कि कौन इंसान भारत का नागरिक हो सकता है, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशंस। और जैसे अभी आजकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इसी में कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, कुछ वो एक्ट इसी सिटीजनशिप वाले आर्टिकल 5 to 11 है ना, इसमें कुछ बदलाव आया है, तो उससे रिलेटेड आएगा। फिर आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। मतलब हर एक इंसान के राइट्स तो है ना, जिससे वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाएगा। भाई मैं भारत का नागरिक हूं, तो आई हैव सम राइट्स हियर इन दिस कंट्री, विदाउट दीज राइट्स आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ दिस कंट्री, विदाउट दीज राइट्स आई एम नॉट सपोज टू बी अ पर्सन विद फ्रीडम, है ना। राइट्स हैं, मेरे अधिकार है, तभी तो मैं फ्री हूं, वरना तो बंधा हुआ हूं। अंग्रेजों के साथ में समस्या क्या थी कि राइट्स नहीं थे हमारे उस टाइम पे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, ये क्या है, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारे स्टेट्स हैं किस तरह से काम करेंगे जनता के वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो इसमें सिखाया जाएगा। फिर देखो हमें राइट्स भी मिल गए, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए स्टेट को कि भाई आपको गवर्नेंस कंट्री में किस तरह से करना है, तो हमारे भी तो कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। तो आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, जिसमें इंडिया का एग्जीक्यूटिव आएगा, अभी पढ़ने वाले हैं उसमें क्या आएगा। फिर इंडिया का पार्लियामेंट, उसके बाद में आर्टिकल 123 के अंदर लेजिस्लेटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का, जैसे वो ऑर्डिनेंस निकालता है, वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यूनियन जुडिशरी, उसके बारे में। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसका ऑडिट जो करता है ना, वो उसका हिसाब किताब पढ़ेंगे। सीएजी पढ़ेंगे।
सेम चीज रेप्लीकेट होगी स्टेट गवर्नमेंट में, वो होगा आर्टिकल 152 से लेके 237। ठीक है, ये भी देख लेंगे अपन। उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, तो उसके लिए भी तो कुछ नियम कायदे बने होंगे ना, तो वो यूनियन टेरिटरीज को पढ़ेंगे। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक क्या पढ़ेंगे, पंचायत। जो लोकल गवर्नमेंट है ना, गांव के अंदर पंचायत के चुनाव होते हैं, तो पंचायत होती क्या है, उनके पावर वगैरह क्या होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनके सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे क्या डिफाइंड है, उसको पढ़ा जाएगा। फिर आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड तक हम म्यूनिसपैलिटीज पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा स्टेट है, एक सेंटर है, उनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से करते करते सारे आर्टिकल्स हमारे चलेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप बुक को पढ़ने से पहले ये जो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है ना कि कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, उसको एक बार रीड कर लो, रीड कर लो। और हो सके तो इसका चार्ट बना के अपने रूम पे भी चिपका लेना। क्यों, एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होनी चाहिए ना कि किस आर्टिकल में एटलीस्ट क्या बात बोली जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो हमें पता ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा हम फैमिलियर होते रहेंगे ना इन चीजों से कि ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, याद करना समझना उतना ही आसान हो जाएगा, फैमिलियर लगेगा। देखो, अपन एक सिटी से या फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, तो पहली बार हम कभी ट्रैवल करते हैं ना, तो अजीब सी पशोपेश रहती है कि यार हमें पता ही नहीं रास्ता कैसा है। लेकिन एक दो बार ट्रैवल कर लेते हैं ना, तो ईजी हो जाता है। अब ये तो है नहीं कि एक बार ट्रैवल करने से, ए सिटी से बी सिटी एक बार ट्रैवल कर लिया तो नेक्स्ट टाइम बस सोच के ही पहुंच जाएंगे। ट्रैवल तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन ईज रहेगा, है ना। समस्या नहीं आएगी ज्यादा, क्यों, फैमिलियर है। तो उस तरह से फैमिलियरिटी जितनी जितनी बढ़ाते रहेंगे ना, उतना उतना मन लगेगा पढ़ने में। पढ़ाई के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ी हुई चीजों को पढ़ने से मन लगने लग जाता है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, पढ़ने में मन लगने लग जाए तो वो तो बेस्ट काम हो जाता है। तो मन लगने वाली चीज यही है कि इन सब आर्टिकल्स की लिस्ट बना के अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। ठीक है, ये चीज है। अब दो आर्टिकल्स की डेफिनेशन शेड्यूल में दी हुई है। आर्टिकल्स के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल्स में नहीं बताई हुई, तो उनको क्या है, 12 शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके अंदर बताया हुआ है। तो शेड्यूल को भी पढ़ना है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, ऐसे करके 12 शेड्यूल्स बताए गए हैं। इनको आप कर लेना रीड, वीडियो बना के डालेंगे जिसके अंदर ये सारे शेड्यूल्स को प्रॉपरली समझाया जाएगा। लेकिन अभी तो यही बता रहे हैं ना कि पढ़ना कैसे है, तो अभी तो केवल ये करना है आपको, इनको रीड करना है। तो रीड करने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसको रीड कर लेना। साथ में रीड करने के साथ में इसकी भी एक लिस्ट बना लेना और रूम में चिपका लेना। बहुत बढ़िया, कॉन्स्टिट्यूशन भी याद हो गया, आर्टिकल्स भी याद हो गए, शेड्यूल भी याद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने लग गया। अब किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है उस पर आ जाते हैं अपन। देखो, किस अप्रोच से पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसके फीचर्स क्या है, उसका प्रीएम्बल, ये 4 चैप्टर 1 से लेके 4 तक लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं ना, इनको इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में रिवाइज करना है। मतलब आपको, आप पढ़े ना, तो पहले रीड कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। 4 घंटे पढ़ रहे हो टोटल, लेट सपोज एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो आप, है ना, और ये यही वाली बुक पढ़ रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप 4 ही घंटे पढ़ो। 4 घंटे पढ़ो और पिछले 4 घंटे में जितना पढ़ा है अगले 1 घंटे में उसको रिवाइज करो। इस प्रैक्टिस को अगर आप सस्टेन करोगे तो प्रोडक्टिविटी आउटकम आपको ज्यादा मिलेगा। इस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से लेके 4 तक पढ़ना है, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि संविधान बना कैसे था, फिर उसको फाइनली बनाया कैसे गया, इसके फीचर्स और उसका प्रियम्बल। बहुत बढ़िया, इतना हो गया तैयार। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, तो 1773 1773 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी इंडिया को। सॉरी, हाँ, कंपनी रूल था, तो वो गवर्न कर रही थी। तो उसमें किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई उसको देखना है। फिर 1858 में डायरेक्ट क्राउन के अंडर में, मतलब महारानी के अंडर में आ गया था इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन 47 तक, वो देखना है। ये देख लिया। उसके बाद में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुए। अब देखो, कोई भी असेंबली बनती है, कोई भी संगठन बनता है काम करने के लिए, तो उसमें पावर को डिवाइड भी किया जाता है कि भाई ये काम तू करेगा। जैसे घर में शादी है तो भाई पूड़ियाँ ये बनाएगा, रसगुल्ले ये बनाएगा, चावल ये बनाएगा, लड्डू ये बनाएगा, बर्तन धोने का काम इसका है, जो गेस्ट आएंगे उनको सर्व करने का काम ये है। तो अलग 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 सबके काम बट जाते हैं ना, इस तरह से काम होता है।
सेम चीज़, अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, उनका इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, और उसके बाद में प्रीएम्बल्स को डिटेल में पढ़ना, हर एक वर्ड को डिकोड किया जाएगा। ऐसे करके ये पार्ट 1 हो गया अपना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्या पढ़ेंगे अपन? अब देखो, संविधान की प्रस्तावना तक बन चुकी है। उसके बाद में ये बताया जाएगा कि हमारा यूनियन क्या है, उसकी टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इनको और डिटेल में देखते हैं। देखो, यूनियन और उसकी टेरिटरी में क्या आता है कि एक तो हमारा कंट्री है और उसके अंदर स्टेट्स हैं, तो उनकी बाउंड्रीज, उनकी कैपिटल्स वगैरह क्या है। ठीक है, अच्छी बात। मान लो कल को स्टेट का कोई हिस्सा बाहर चले जाता है, तो वो कैसे जाएगा? हो सकता है ना, जैसे ये इंडिया है, तो ये इंडिया का कोई हिस्सा टूट के इंडिया से अलग हो सकता है, या फिर कोई नया हिस्सा इंडिया में ऐड हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन होंगे, उसको बताया गया है। फिर सिटीजनशिप वाले चैप्टर में कि भाई सिटीजनशिप का मतलब क्या है, सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में, वो क्या है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप होती है इंडिया के अंदर, किस आर्टिकल्स में क्या क्या समझाया हुआ है, इन सब चीज़ों को बताया गया है। देखो, सीधी सी बात है, इंडिया अपने आप में एक कंट्री है, एक यूनियन है, और एक जोग्राफिकल टेरिटरी में कौन लोग इसमें रह पाएंगे, इसी के लिए तो सिटीजनशिप बनाई जाती है, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बन गए, अब ये सिटीजन रहेंगे तो इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, तो बस इन सब राइट्स को समझाया गया है। ये क्या क्या राइट्स हैं, ये कैसे दिए जाते हैं, और कब इन राइट्स को आपसे छीन लिया जाएगा, ये सब इसमें समझाया गया है। बहुत बढ़िया। आगे फिर देखो, इंडिया की टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी डिफाइन कर लिया अपन ने। उसके बाद में इनके सिटीजन फिक्स कर लिए, और सिटीजन फिक्स करने के बाद में सिटीजन को अधिकार भी दे दिए। अब जो गवर्नमेंट है, उसको इन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए चैप्टर 8 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसीज में समझाया गया बढ़िया से, इसको कर लेना है। इसके झगड़े क्या हैं, बहुत बढ़िया सब चीजें बता दी हैं, कि डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ में कैसे, इसको फिर पढ़ लेना है। फिर देखो, हमारी ज्योग्राफी डिफाइन हो गई है, कौन कौन इस ज्योग्राफी में रहेंगे, जिनको सिटीजनशिप मिलेगी, वो डिफाइन हो गया है। इन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो स्टेट कैसे काम करेगा, डीपीएसपी। अब सारी बात ठीक है, हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होंगी, ये थोड़ी है कि छीछा लेदर मचाएंगे देश के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी डिफाइन कर दी गई हैं, वो भी दे रखी हैं, ये भी पढ़ लेंगे अपन। किसके रिकमेंडेशन पे आई? सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे क्या बताया गया है कि हमारे देश के अंदर जो नियम कायदे बनेंगे, लेजिस्लेचर होगा, किस टाइप का सिस्टम है। तो एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और एक तरह से फेडरल सिस्टम है। स्टेट्स है ना, अलग अलग सबके सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, तो इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है ना, मोनार्की सिस्टम क्या होता है, इस चीज को डिफाइन किया गया है, ये अच्छे से समझाया गया है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में है, लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर। और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूएस में चलती है। होता क्या है, इंडिया के अंदर हमारे जो नियम कायदे बनाते हैं ना, लेजिस्लेचर, उसी में से एग्जीक्यूटिव निकल के आती है। लेकिन 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 यूएस के अंदर होता क्या है, लेजिस्लेचर का काम तो करते हैं अलग लोग करने वाले, वहां पे हो गई उनकी सीनेट। लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम, देश को चलाने का काम प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड है ना, रियल हेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ से आएगा, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ही होगा। तो डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को समझाया गया है इसके अंदर। उसके अलावा फेडरल सिस्टम, फेडरेशन क्या होती है, यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि स्ट्रॉन्ग हमारे स्टेट्स हैं, ये सब चीज़ों को समझाया गया है, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 3 चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव, जो नियम कायदे बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इन रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनते हैं ना, इनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और इनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए, अधिकारों का हनन हो जाए, तो वहां पर जुडिशरी काम करती है। तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, और एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है। बहुत बढ़िया। अब देखो, इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसे कैसे मिलके बनता है। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल, इन सबको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाएगा।
सिमिलरली स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ठीक, ये इंडिया का एग्जीक्यूटिव हो गया और स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव हो गए। इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? अब देखो, फोर्थ नंबर पर हेड ऑफ द यूनियन और हेड ऑफ द स्टेट पढ़ाया जाएगा, जिसके कि अंदर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में पढ़ लेना है। क्यों? देखो, प्रेसिडेंट होता है ना, वही नेचर का काम होता है गवर्नर का। तो जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हो ना, उसी टाइम पर गवर्नर को पढ़ोगे ना, तो सिमिलर सिमिलर चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी, तो समस्या नहीं रहेगी, है ना, याद होना आसान हो जाएगा। तो चैप्टर 17, 18 और 30 साथ में पढ़ना है। सारी चीजें आ जाएंगी, इनका इलेक्शन, टर्म, टेन्योर, पावर वगैरह सब क्या होता है। सेम चीज वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सब इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है, सब कुछ हो जाएगा इसमें कवर। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखो, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर होता है और वैसे ही प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर यूनियन पे और चीफ मिनिस्टर स्टेट पे, सेम तरीके से बाकी काम होते हैं। तो बस प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर 19, 20, 21 और चीफ मिनिस्टर वाला 31 और 32 साथ में पढ़ लेना। तो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी, ये सब चीज़ें साथ में निकल जाएंगी, है ना। तो इसी ऑर्डर में पढ़ोगे ना, तो आउटकम ज़्यादा मिलेगा। हो गया? बिल्कुल, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इनको समझना है, पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर। अब देखो, लेजिस्लेचर दो लेवल पे है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो बस पार्लियामेंट पढ़ लेना पूरा, पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसके फोरम्स और ग्रुप्स, और स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये चैप्टर इसी ऑर्डर में पढ़ना, चैप्टर 22, 23, 24, 25 और 33 इसी ऑर्डर में पढ़ोगे, आ जाएंगी चीज़ें समझ में, क्लियर हो जाएंगी। और इसके अंदर डिटेल्स में जो चीज़ें दी हुई है ना, तो वो जब अपन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना, हो जाएगी आराम से। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बताया जा रहा है बस आपको कि किस तरह से चैप्टर्स को निपटाना है। बाकी डिटेल में तो जब पढ़ेंगे, जब इनको एक एक चैप्टर को निकाल के पढ़ेंगे, मेहनत लगेगी इसमें काफ़ी, लेकिन इस ऑर्डर में पढ़ना है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। अब इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। जुडिशियरी क्या काम करती है भाई? न्याय देने का काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो, हाई कोर्ट पढ़ लो और सबऑर्डिनेट पढ़ लो, साथ में पढ़ लो। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। तो चैप्टर 26, 27, 28, 29, 34 और 35 इनको साथ में पढ़ना है, इससे फ़ायदा मिल जाएगा। जुडिशरी तैयार। देखो कितनी आसानी से जल्दी जल्दी अपना सारा सिलेबस कवर होएगा, टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद में अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अब आ जाओ लोकल गवर्नमेंट पे। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को साथ में पढ़ लो। और कुछ कुछ, जैसे देखो दिल्ली है, पौंडीचेरी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग है और स्टेट के जैसे नहीं है, तो उनके कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको पढ़ो। कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कुछ अलग प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल 371 के अंदर 371 ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके कई आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कुछ कुछ ज़्यादा सहूलियत दी गई है, क्योंकि थोड़ा सा उनकी सिचुएशन गड़बड़ है ना, तो उसलिए उनकी हेल्प की गई है। तो उसका हिसाब किताब तो एक एक करके पूरा समझ में आ रहा है अपने को, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या करेंगे। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी तो कुछ रिलेशन चलते होंगे, तो सेंटर स्टेट रिलेशन बोलते हैं इसको, इसको पढ़ना है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन कवर किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो, यूनियन को डील करने में, गवर्नमेंट्स डील करने में एक दूसरे से टकराएंगी ना कभी कभी, तो इसके भी प्रॉपर प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, आगे सेंटर और स्टेट के बीच में काम हो गया। अब अलग अलग स्टेट भी तो लड़ते रहते हैं ना, उनके बीच में भी तो समस्या आती है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले लड़ लिए, राजस्थान और एमपी वाले लड़ लिए, कोई समस्या आ गई, जैसे पानी के वाटर शेयरिंग, है ना, रिवर के वाटर शेयरिंग पे लड़ाई हो गई, होती रहती है। साउथ के अंदर तो हम देखते ही हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हमेशा कावेरी रिवर के वाटर के शेयरिंग से लेके लड़ाई होती रहती है। दिल्ली के अंदर पानी की लड़ाई होती रहती है, तो उनको कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे, तो वहां पर इंटर स्टेट रिलेशंस आ जाते हैं। और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी कंट्री के अंदर, तो वो उसके अलग अलग प्रोविजंस। तो इन चैप्टर्स को, चैप्टर 14, 15, 16 को साथ में पढ़ना है और इसी ऑर्डर में पढ़ना है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर समझना और आसान हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट ये सब करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो इन सबसे अलग हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं। उनके अंदर क्या पढ़ना है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, उसको सरकारों से कोई मतलब नहीं है, जैसे करना है करो। उनका काम है इलेक्शन करवाने का। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का काम क्या है, रिक्रूटमेंट करवाने का। अब चाहिए वो बीजेपी की सरकार आए, चाहिए कांग्रेस की, चाहिए आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी, किसी की भी आए, उनका तो अपना इंडिविजुअल काम है। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिसॉल्व करना, टैक्स मनी जो आया था उसको बांटना दोनों के बीच में, अब कोई भी गवर्नमेंट हो। नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी के उद्धार के लिए काम करेगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाली उनके लिए काम करेगी। सीएजी है तो वो भाई सारे सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करेगा। अटर्नी जनरल क्या है, सरकार का लॉ ऑफिसर है। अब जो भी आए सो जाए, इनको तो अपना काम करना है। तो इनमें मोटे मोटे तौर पर क्या होता है कि इनका कंपोजिशन कैसे है, इनके ऑफिसर्स को रिमूव कैसे करते हैं, या फिर इन कमीशंस को रिमूव कैसे किया जाता है, ये कमीशंस क्यों बनाई गई, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके पावर क्या है और क्या काम करने पड़ते हैं, और वे आउट कुछ अगर समस्या चल रही है तो वो सब चीजें। तो चैप्टर 42 से लेके 51 ये सबको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनाई जाती है। अब ये क्या होती है, इनको बाद में अपन डिटेल में करेंगे तो उनको पढ़ेंगे। उसमें भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब है सेम। इनका कंपोजिशन, रिमूवल, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके पावर, फंक्शन, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है। ऐसे करते करते हम पहुंचे कहाँ तक, लगभग एंड पे आ गए। और बाकी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस देख ली, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये चैप्टर 60 से लेके 66 तक इन सबको इकट्ठा पढ़ लेंगे। ये सब किया, हुई अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। आगे फिर हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन पार्टी पॉलिटिक्स से होती है। और पार्टी पॉलिटिक्स कैसे होगी, इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन करेंगे तो वोट देंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी झगड़े हैं, जो भी रगड़े हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उन सबको पढ़ाया जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाई जाती है, किस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बोले, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी क्या होती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग बिहेवियर्स वगैरह, कोई गलत तरीके से काम करे तो उन पर लगाम कैसे कसोगे, इलेक्शन के लॉज क्या हैं, इलेक्शंस में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, झगड़े चलते रहते हैं ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, नेशन का इंटीग्रेशन रखना है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी। इन सब चीज़ों को साथ में करेंगे तो हुई ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ऐसे करते करते हमारा संविधान लगभग तैयार हो गया। संविधान लगभग तैयार हो गया तो यहाँ पर यह समझ में आया कि संविधान तैयार हो गया, संविधान का हिसाब किताब भी तैयार हो गया। और अब अगर कल को हमें संविधान को बदलना पड़ जाए, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ जाए, तो कैसे इसको अमेंड कर सकते हैं, ये भी संविधान में आर्टिकल 368 में बताया गया है, फिर इसको पढ़ेंगे। लेकिन संविधान को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी एक मूल ढांचा है, मूल संरचना है, जिसको मेंटेन रखना है। उन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान की, जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते, उसको भी देख लेना है। ये सब चीजों को देख लेना है। तो ऐसे करके हमारा संविधान हो गया तैयार। और उसके बाद में ये देख लेंगे कि संविधान कैसा काम कर रहा है, जो कि चैप्टर 76 में दिया हुआ है। इस तरह से प्रॉपरली अगर पूरा अपन पढ़ेंगे तो हमारे आउटकम बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, और एक इंटरलिंकिंग हो जाएगी टॉपिक्स की। टॉपिक्स ना जब लिंक करके हम पढ़ते हैं ना एक दूसरे से, तो याद करना बहुत आसान है। और रैंडमली पढ़ते हैं ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तारतम्यता नहीं है टॉपिक्स में, तब क्या होता है, तब टेंशन होती है, याद भी नहीं होता, और फ्रस्ट्रेशन भी आती है ना। तो फ्रस्ट्रेशन आती है तो मामला खराब होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि किस तरह से पढ़ें। लगभग करके ये सब किया अपन ने। तो जीएस पेपर 2 मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, जिन जिन पे हरा करके मैंने लिखा हुआ है ना, राइट लगाया हुआ है, ये सब कवर हो गए। हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग भी पॉज करके देखना और इन सबको पढ़ो। एक बार पॉज करो और पढ़ो कि क्या क्या कवर हुआ है। ठीक है, पढ़ लिया, ये सब कवर हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गवर्नेंस और पॉलिटी। फिर से पॉज करो और इन टॉपिक्स को पढ़ो। पढ़ लिया, देखो ये टॉपिक्स भी कवर हो गए। फिर गवर्नेंस के भी कुछ टॉपिक्स कवर हो गए। ऐसे करके
लगभग हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस इसका निपट गया जीएस पेपर 2 का। फिर गवर्नेंस के और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के भी टॉपिक्स बचते हैं, उनको कैसे पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को मैक्सिमाइज कैसे करना है, इसका आउटकम एफिशिएंटली कैसे बनाना है, देखो रीड रिवाइज रीड और प्रैक्टिस। रीड करो टॉपिक को, फिर उसको हाथ की हाथ रिवाइज करो, फिर से पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऐसे करेंगे तो हमें आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में कोई भी चीज़ पढ़ें तो हमें क्या है, बेयर एक्ट को साथ में रखना है। मतलब जो प्रॉपर ओरिजिनल अपना संविधान है ना, कि कोई भी चीज़ किस आर्टिकल में बताई हुई है, एक बार उसको भी पढ़ लेंगे तो और अच्छे से याद होएगा। 80-20 का रेशो रखना है, क्या रीड करना है और रिवाइज करना है। तो 80% टाइम हमें रीड करना है और अगले 20% टाइम उसी चीज को रिवाइज करना है। दिन में अगर वही पहले भी आपको बताया था 5 घंटे पढ़ो, तो 4 घंटे रीडिंग, 1 घंटा रिवीजन, बस ये करेंगे तो हमें आउटकम मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। यहां तक ठीक था। अब क्या करना है, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपके डाउट्स हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आपको गवर्नेंस का अप्रोच कैसे रखना है उस पर वीडियो बना के दें, ये भी बताना, और इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे अप्रोच करना है वो भी बताना। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, जो भी करना है वो सब तो करते ही रहेंगे, है ना। तो अब की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है, फील फ्री टू आस्क, कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन पूछो, सब चीज़ पूछो, सब चीज़ों के जवाब दिए जाएंगे, है ना। उसी पर एक वीडियो बना के तैयार कर देंगे। तो करते हैं क्लास को वाइंड अप यहीं पे। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।